जहाँ हो रहा हो वहाँ भाषण नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब काव्य पाठ जहाँ होता है वहाँ दो ही मानसिकताएं होती हैं। कवियों की मानसिकता होती है कविता सुनाने की, सुनाने आए हैं, कविता सुनाते हैं, उनमें लगे रहते हैं अपनी कविताओं। जो दूसरे लोग हैं श्रोता, उनकी मानसिकता कविता सुनने की होती है कि हम कविता सुने। तो अब कविता पढ़ें, कविता सुनाएं और कविता सुने, इसके बीच में भाषण कहाँ से जो घुस जाता है तो ये वो बिल्कुल कबाब में हड्डी की तरह। या जल है, जल में जैसे कोई कंकड़ फेंकना शुरू कर दे, तो ये स्थिति होती है। लेकिन अब चूंकि कहा गया है तो कुछ तो बोलना ही होगा। हालांकि मुझे जिन लोगों ने सुना है वो ये जानते हैं कि मैं बहुत लंबा भाषण देता हूँ। शुरू हो जाता हूँ तो फिर बंद होने का नाम नहीं लेता। लेकिन ये है कि आज ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि बता दिया मैंने कि स्थिति ये है। इसके अलावा मैं कविताओं पर भी बात नहीं करूँगा, मतलब उन कविताओं पर बात नहीं करूँगा जो कविताएं यहाँ मैंने सुनी, आप कवियों ने जो मुझे जो सुनाई कविता। क्योंकि कविता पर क्या बात हो सकती है, कविता पर कोई बात नहीं हो सकती। कविता की क्या व्याख्या हो सकती है क्या? हम अध्यापक लोग हैं, मैं तो एक प्रोफेसर रहा हूँ। कक्षा में क्या होता है, कविता की व्याख्या होती है, क्योंकि विद्यार्थी तो व्याख्या लिखेगा ना परीक्षा में। तो मुझे हिंदी के बहुत बड़े विद्वान थे पंडित हरिहर प्रसाद द्विवेदी, उनकी एक बात याद आती है कि कविता की व्याख्या हम क्यों करना चाहते हैं, आखिर क्यों करना चाहते हैं? तो जाहिर है कि कविता की व्याख्या हम कविता को समझने के लिए करना चाहते हैं कि भाई कविता में है क्या, इसके लिए कविता की व्याख्या। तो द्विवेदी कहते थे कि ये तो उसी तरह से है जैसे कोई ये फूल ले ले और ये ढूंढना चाहे कि इसमें जो सुगंध है वो कहाँ से आ रही है, और उसके लिए उसकी पंखुड़ियाँ नोचना शुरू कर दे ढूंढने के लिए। तो सारा फूल रोज डालेगा, लेकिन वो जगह नहीं मिलेगी उसको जहाँ से खुशबू आ रही है। तो आप कविता की व्याख्या करते समय उसकी पंखुड़ियाँ नोचते रहते हैं, खुशबू कहाँ से आ रही है वो जगह, वो जो आ रही है ना वो आ रही है, और अगर नहीं आ रही है तो नहीं आ रही है, खत्म। ये भी बात है, बहुत बढ़िया। भाई नहीं आ रही तो नहीं आ रही। तो माघ ने ऐसी कविता किंशुक का फूल कहा है। किंशुक में ये पलाश है कि पलाश है, देखने में बहुत सुंदर लगता है, लाल लाल को फिर खिला हुआ लगता है, खुशबू नहीं होती उसमें, सूंघते नहीं होती। तो खुशबू आनी है तो आएगी, नहीं आनी होगी तो नहीं आएगी, बीच का कोई रास्ता नहीं। अच्छा, अब कविता पाठ हो, कहानी पाठ हो, जाना पड़ता है भाई। कहानियाँ भी सुनते हैं हम लोग, कविताएं भी सुनते हैं, फिर ये होता है बोलिए, अब क्या बोले। तो जैसे हम लोग प्रोफेसर हैं तो विश्वविद्यालयों में सरकार ने एक स्कीम चला रखी है, बहुत पुरानी स्कीम है, रिफ्रेशर कोर्स चलता है। रिफ्रेशर कोर्स जिसमें वो डिग्री कॉलेज वगैरह में जो पढ़ाते हैं, छोटी मोटी जगहों पर जो अध्यापक पढ़ाते हैं वो आते हैं और उन अध्यापकों के बीच में भाषण देना होता है। उद्देश्य क्या है, सरकार कहती है कि उद्देश्य ये है
ये रिफ्रेश होंगे आपका भाषण सुनकर, इनमें फ्रेशनेस आएगी और ये और अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे अब तक जैसे पढ़ाते रहे। तो मैं हर बार ये कहता हूँ कि ये गलत है, झूठ है। इनको जैसे पढ़ाना है वैसे पढ़ाएंगे। हमारे भाषण वोषण का इनके ऊपर असर पड़ने वाला है नहीं। अरे यार, जो आदमी 15 साल से पढ़ा रहा है, 20 साल से पढ़ा रहा है, जो नोट्स बनाए हुए हैं देख देख के लिखवा रहा है विद्यार्थियों को, कहाँ से चेंज करेगा अपने? वो नहीं बदलने वाला है। इसी तरह से जो लोग कविताएं लिख रहे हैं वो उसी तरह लिखेंगे, जो कहानियां लिख रहे हैं ना जैसी वैसे ही लिखेंगे। हम बदल थोड़े देंगे उनको, नहीं बदल देंगे। गजल की बात याद आई। गजल कुछ लोगों ने गजलें सुनाई भी। काफी पहले की बात है गजल पर मैंने एक लेख लिख दिया। ये कई लोगों ने मुझसे कहा कि कोई लेख गजल पे लिखिए भाई। गजलें हिंदी में बहुत लिखी जा रही है। हिंदी का विभिन्न भाषाओं में गजलें लिखी जा रही है। भारत की शायद कोई भाषा नहीं बची होगी जिसमें गजल नहीं लिखी जा रही है। मलयालम तक में लिखी जा रही है, बल्कि अंग्रेजी में गजल लिखी जा रही है। शायद अली कश्मीर के थे लेकिन अमेरिका में बस गए थे, उन्होंने अंग्रेजी में गजलें लिखी। तो मैंने एक लेख लिखा, गजल को गजल क्यों कहें। उसका शीर्षक था गजल को गजल क्यों कहें। अच्छा, मैं फेसबुक इंस्टाग्राम पर सब कुछ नहीं, खाली मोबाइल है बस, फोन ऑन कर लेता हूँ, सुन लेता हूँ बस। अब वो लेख पढ़कर मेरे पास फोन आने शुरू हो गए और सारे फोन गुस्से में आ रहे थे। बड़ा खुश कोई नहीं था और कुछ लोग को निराश हो गए थे बहुत। और कुछ लोगों ने कहा कि भाई हम तो अब गजल लिखना छोड़ देंगे। लेकिन क्यों छोड़ोगे भाई? कह आपने जो एक क्राइटेरिया बताया है ना गजल क्या होती है, क्या इस क्राइटेरिया के तहत तो हम मर जाएंगे तब भी गजल नहीं लिख सकते। ये क्राइटेरिया इतनी मुश्किल है कि हम तो लिख ही नहीं सकते। तो मैंने कहा यार, मैंने इसलिए थोड़ा लेख लिखा है कि आप गजल लिखना बंद कर दो। तो हम जानते हैं जैसे लिखना है वैसे लिखिए। ये जो लेख मैंने लिखा है इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि हो सकता है कोई एक गजल लिख जाए जीवन भर में। आप हो सकता है एक गजल लिख जाए, या हो सकता है गजल का कोई एक शेर ही ऐसा लिख जाए आप कि वो एक शेर ही अमर कर दे आपको। है? भाई गुलेरी जी एक कहानी से मशहूर हो गए, बताइए। कोई मिलाकर 3 कहानियां लिखी और उसने कहा था एक कहानी से मशहूर हो गए। उनके बगैर हिंदी कहानी साहित्य का इतिहास नहीं। तो मैंने कहा कि इसलिए नहीं लिखा है। मैंने कहा हर गजल जो भी लिखेंगे आप गजल हो ही जाएगी। ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं होता। अब देखिए कविता अच्छा, कविता क्या है आपको पता होगा। रामचंद्र शुक्ल का निबंध है बहुत लंबा, कविता क्या है। कविता क्या है, कविता कैसी होनी चाहिए, इस पर दुनिया भर के विद्वानों ने बहुत कुछ लिखा है, बहुत माथापच्ची की है, लेकिन आज तक ये पता नहीं चला कविता क्या होती है। कुछ पता नहीं चला कविता क्या होती है। लेकिन कविता होती तो है। कविता होती तो है, क्या होती है यह अलग बात है, लेकिन होती तो है। और ये बड़ा एक विचित्र सत्य है। एक इतना बड़ा सत्य है ये कि दुनिया के जितने बड़े धर्म ग्रंथ हैं सब कविता में है। गद्य में तो कोई धर्म ग्रंथ है ही नहीं। ये इतना आश्चर्यजनक सत्य है कि गद्य में धर्म ग्रंथ नहीं है। वेद कविता है, 4 में से 3 में तो कविता नहीं है। कविता सिर्फ एक वेद में है, ऋग्वेद। ऋग्वेद तो
अब ऋग्वेद से ग्रेट पोएट्री कोई लिख तो कहाँ से लिखेगा यार ऋग्वेद है? ग्रेट पोएट्री है भाई। विश्वानि देव सविता दुरितानि पराशुभ यदभद्रम तन्नाशुभ। कविता कविता है ऋग्वेद की। बाइबल क्या है? कविता है। क्योंकि हमें आपको जो बाइबल मिलती है वो तो गद्य में मिलती है, वो अनुवाद है, वो अनुदित है। लेकिन मूलतः जो बाइबल की रचना हुई है वो कविता में हुई है, जिसकी भाषा हेब्रू है, हेब्रू हुई। अब हेब्रू जानने वाले ही नहीं है लोग। अब यहाँ कोई मुसलमान बैठा हो तो नाराज ना हो, क्योंकि मैं कैसे एक बार नाराज हो गए थे एक सज्जन मेरे ऊपर। मैंने कहा कि कुरान भी कविता है, और नाराज हो गए एक मौलवी साहब, क्योंकि इस्लाम ने तो शायरी की निंदा की है ना। इस्लाम ने शायरी की निंदा की है, आलोचना की है, और कुरान को ही कि मैं कह रहा हूँ शायरी पोएट्री है भाई। तो जब वो बिगड़ गए तो मैंने कहा फिर क्या कहूँ, प्रोज कहूँ? कुरान प्रोज है क्या? सिद्ध कर सकते हैं आप? कोई दुनिया का माइकला, कोई मौलाना, कोई मुल्ला सिद्ध करके बताए कि गद्य ये प्रोज है? और मैंने कहा मैं तो सिद्ध कर सकता हूँ कि कविता है, पोएट्री है, और लयात्मक कविता है। जैसे एक वेद लयात्मक है, बाइबल भी मूल में लयात्मक है। और बाइबल का तो एक अंश ऐसा है, बाइबल में पता नहीं बाइबल किन लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं मुझे नहीं मालूम। एक अंश उसका ऐसा है, अद्भुत अंश है वो पूरा। उस अंश को पढ़ने के बाद एक दूसरा लेख लिख दिया मैंने, और उस लेख का शीर्षक रखा था मैंने बाइबल में गजल। बाइबल में गजल। लेकिन किसी ईसाई का फोन नहीं आया मुझसे मेरे पास, बल्कि सबने तारीफ की और कहा आप अजीब आदमी है भैया, बाइबल तक में गजल ढूंढ लेते हैं आप। हमने कहा भाई गजल है तो कहें, और संस्कृत में गजल भी ढूंढी आपने? दूसरे लोगों ने कहा संस्कृत में गजल, फिर संस्कृत में भी होनी चाहिए गजल। मैंने कहा है ना, क्या है? मैंने कहा पूरा का पूरा मेघदूत गजल है। पूरा का पूरा कैलाश का मेघदूत गजल है। प्रेम और वियोग, तो मेघदूत तो वियोग का काव्य है, वियोग का काव्य है? तो गजल नहीं है तो है क्या फिर वो? है? और गजल में जिस तरह से कहते हैं शेर, तो मेघदूत के श्लोक अद्भुत श्लोक है, अद्भुत श्लोक। त्वामालिख्य प्रणय कोपिताम धातुरागैः शिलायाम् आत्मानं ते चरण पतितं यावदिच्छामि कर्तुम् तस्यैस्तावन् मुहुः उपचितैर्यालुप्यते मे विधाता चित्रेऽपि न सह्यते संगमं नौ कृतान्तौ। ये मेघदूत का एक श्लोक है। यक्ष जो है वो साप है, 1 वर्ष तक रामगिरी पर्वत पर जाकर रहेंगे। यक्षिणी जो है कुबेर के महल में रह रही है, दोनों दास है, दास दासी। वहां से वो संदेश भेजता है यक्ष। ये जो श्लोक मैंने सुनाया इसमें क्या है? याद आती है जब अपनी प्रिया की। अब वहां जंगल है, पहाड़ है, क्या मिलेगा वहां लिखने के लिए? कलम दवा स्याही कागज तो है, चट्टान है और मिट्टी है, गेरू मिट्टी, पीले रंग की। संस्कृत में धातुराग उसी को कहते हैं,
धातुरा गई है शिलाया त्वामा लिखे। कहता है कि तुम्हें तुम्हारा चित्र मैं बनाता हूं। किससे बनाता हूं? धातुराग से, चट्टान पर। शिलाया, चट्टान पर। चट्टान पर गेरू मिट्टी से मैं तुम्हारा चित्र बनाता हूं। दूर बैठा हुआ चित्र देखना चाहता है अपनी प्रिय, लेकिन वो जो चित्र बनता है उसमें तुम रूठी हुई नजर आ रही हो। ये प्रणय जो होता है ना, प्रेम, प्रेम में रूठना जो है ना, ये अद्भुत क्रिया है। रूठना ना हो तो, मनाना ना हो तो प्रेम कैसा? तो रूठी हुई नजर आती हो तो तुमको मनाने के लिए मैं तुम्हारे पैर छूता हूं और रोने लगता हूं। और जब रोने आंखें भर आती हैं मेरी और टप टप आंसू टपकते हैं, और जब आंसू टपकते हैं तो मिट्टी से बना हुआ चित्र मिट जाता है। तो अंत में कहते हैं, हे विधाता, चित्रे भी न सहेते संगमम न कृतांतम, कि तुम चित्र में भी मेरा उसका मिलन नहीं देख सकते। नहीं बर्दाश्त है तुम्हें, मिट गया। दिस इज द पोएट्री। ये पोएट्री है और ये गजल है। तो कल किसी ने, एक विद्यार्थी यहां बैठा हुआ है, एक और, हाँ, दो विद्यार्थी थे। कल शाम उन्होंने पूछा कि सर कोई एक किताब अगर रिकमेंड कर रहे हो तो कौन सी किताब रिकमेंड करेंगे कि हम पढ़ें। हमने कहा यार ये कोई सवाल हुआ? उन्होंने कहा तो बहुत जटिल सवाल है, एक किताब कह रहे हो तुम। तो भारत में ही इतनी भाषाएं हैं, पूरी दुनिया को देख लो तो समझाने कितनी भाषाएं हैं। हर भाषा की भी एक किताब बताऊंगा तो हजारों हो जाएंगी। तो एक किताब मैं किस भाषा की बता दूं और कौन सी बता दूं? मैंने कहा बेकार का सवाल है। चुप हो गए बेचारे लड़के। फिर मैंने सोचा यार निराश हो गए, चुप हो गए, निराश हो गए। अचानक आ गया दिमाग में, मैंने कहा एक किताब तो बता ही देता हूं, वो दुनिया के किसी भी व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। और वह कौन सी किताब है? वह है रामचरितमानस। मैंने कहा अगर एक ही किताब रिकमेंड करना हो मुझे किसी को भी, भारत में भी, भारत से बाहर भी, मैंने फ्रांस में भी वहां के विद्यार्थियों से कहा कि रामचरितमानस जरूर पढ़ लेना, उसका अनुवाद मिल जाएगा। रामचरितमानस के बहुत अनुवाद हुए, अंग्रेजी में, फ्रेंच में, दुनिया में, वो पढ़ लेना। रामचरितमानस अगर, मैं क्षमा कीजिएगा, जैसे रामचरितमानस नहीं पढ़ी कविता नहीं लिखना चाहिए, उसको लिखने नहीं चाहिए। क्या खा के लिखे कविता? कालिदास तो चलो ठीक है, संस्कृत में अभी कहाँ से पढ़ोगे? अनुवाद पढ़कर नहीं, अनुवाद पढ़कर तो मजा नहीं आता। हाँ, मुझे अगर संस्कृत नहीं आती तो मैं अनुवाद पढ़ के थोड़ा कुछ बता सकता था। अनुवाद में बात नहीं बनती। तुलसीदास, अभी मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि तुलसीदास को मैं क्यों यहां पर, तो कल वाली बात छोड़, यहां पर क्यों कोट कर रहा हूं तुलसीदास? वो इसलिए कर रहा हूं, उसके पीछे एक निहित उद्देश्य है। समझना हो समझ जाइए। जैसे अभी मैंने कहा कि जीवन में एक व्यक्ति अगर एक गजल लिख ले काफी है, इसी तरह से जीवन में कोई एक कविता लिख ले काफी है। और इसके लिए तुलसी से बड़ा उदाहरण कोई नहीं है। अब तुलसी से बड़ा उदाहरण कोई नहीं है, मैं क्यों कह रहा हूं? तुलसी को मैं संसार के महान कवि मानता हूं। महान कवि, क्या महानता है उनकी?
उनकी महानता तुलसी की ये है कि तुलसीदास के रामचरितमानस को अपढ़ व्यक्ति भी समझ जाता है। अपढ़ है, किसान है, मजदूर है, गांव के स्त्रियां, बच्चे, हाँ, वो जब पाठ होता है ना सब, हाँ, और जब राम जंगल जाने लगते हैं तो औरतें रोने लगती है। राम वन गमन का दृश्य जैसा ही आता है ना, रामलीलाओं में रोते हुए देखा है। अपढ़ से अपढ़ व्यक्ति तुलसीदास को समझ जाता है, और बड़े बड़े विद्वान तुलसीदास पर फंस जाते हैं। बिल्कुल फंस जाते हैं, अर्थ ही नहीं बता पाते। हाँ, हम लोग इंटरव्यू वगैरह लेने जाते हैं नौकरी वोकरी देने के लिए, तो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। हम तो पूछते हैं, कैंडिडेट आया है मैं PhD है कि भाई PhD कब का, मध्यकाल पर है। अच्छा, मध्यकाल पर है। अच्छा, मध्यकाल का कौन सा कवि आपको प्रिय है? एक बार ऐसे हुआ एक जगह, तो वो एक महिला थी, आई थी, मैंने कहा कौन सा कवि प्रिय है? तो उन्होंने कहा तुलसीदास। तो हमारे बगल में दूसरे एक्सपर्ट बैठे हुए थे, वो मुझे जानते थे, कहीं भी गई, कहीं इनका होना नहीं कहा ये तुलसीदास का नाम लेकर फंस गए। तो मैंने कहा अच्छा 2 पंक्तियां सुना दीजिए रामचरितमानस की। कहीं याद नहीं है सर, बहुत दिन हो गया ना PhD किए। तो मैंने कहा आपको कितने दिन हुए PhD किए? कहे 5-6 साल हुए। मैंने कहा मुझे पढ़ाते हुए 40 साल हो गए, तो मुझे तो सब भूल जाना चाहिए, मुझे तो जीरो हो जाना चाहिए। 40 साल पहले, 50 साल पहले पढ़ा होगा तुलसीदास को। महाराज हमने कहा जब मैं सुना रहा हूं, आप देखिए, इससे पहले बता दूं, रहस्य खोल देता हूं कि अपढ़ क्यों समझ जाता है और विद्वान क्यों फंस जाता है। अपढ़ इसलिए समझ जाता है कि पूरे रामचरितमानस कविता नहीं है, पूरा रामचरितमानस कहानी है, कथा चल रही है राम की, और वो कहानी सबकी समझ में आ रहा है। उसको तो कहानी से मतलब है? कहानी मगन है वो। कविता कहीं कहीं पर तुलसीदास ने की है। इतने मोटे रामचरितमानस में इतनी पतली सी किताब अलग से छापी जा सकती है, जो जिसको कह सकते हैं कविता है। पूरा रामचरितमानस कविता थोड़ा है? अब जैसे 2 पंक्तियां सुना, कविता है। भयउ बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमि तजौ जगंचल। अब इसका अर्थ पूछ लीजिए किसी से, क्या अर्थ है इसका? कि भयउ बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमि तजौ जगंचल। अब ये तो गड़बड़ हो जाएगा, सोचते रह जाइए। नीचे वाली लाइन जो है खाट खड़ी कर रहा है, ऊपर वाली लाइन तो फिर भी कि भयउ बिलोचन चारु अचंचल। ये सीन है, ये दृश्य है जनक की वाटिका का, राजा जनक की वाटिका है, जहां राम लक्ष्मण घुस गए हैं चोरी से। हाँ, वो कैसे नगर देखने जा रहे हैं, लक्ष्मण का बहाना करते हैं राम, नाथ लखनपुर देखने चाहिए, प्रभु सकोच प्रकट न कहीं। मैं नहीं ये जाना चाह रहा है ना, तो घुमा लाऊं। अरे यार घुमाने गए थे तो लेडीज गार्डन में क्यों घुस गए? अब घुस गए जनक वाटिका में। अब जनक वाटिका में घुस गए तो आगे से राम आ रहे थे, सीता जा रही है, सखिया वहां पूजा करने जा रही थी सीता, शिव का मंदिर है वहां। अब आमना सामना होता है, तो भयउ विलोचन चारु अचंचल। चार वाले चार नहीं, सुंदर, दोनों की सुंदर आंखें अचंचल हो गई। अचंचल, ये चंचलता जो है ये पलक से है, पलक हमारी झपकती है ना, तो चंचलता है।
अब जब अचंचल हो गए तो पलक झपकने लगी, ऐसे हो गए। मतलब तो ये पलक जो है ये कितनी देर तक, वैज्ञानिकों को रिसर्च करना चाहिए कितनी देर तक ऐसे हो सकता है? और अच्छा वहां क्यों हो गया, वहां क्यों हो गया और कितनी देर तक रहा होगा वो? तो कारण जो तुलसीदास बताते हैं, माना हूं नीचे साकुची निमित दीर्घंचन। अब देखिए यहां मिथ है, मिथ का प्रयोग कर रहे हैं। निमि एक ऋषि का नाम, निमि का निवास स्थान है पलक, यहां निमि ऋषि रहते हैं। अब निमि ऋषि की ड्यूटी है पलक को गिराना उठाना, पर्दा गिराओ उठाओ, यही ड्यूटी है उनकी। निमि ऋषि वही काम करते हैं। निमि ऋषि जो है ये राजा जनक के भी पूर्वज लगते हैं और राजा दशरथ के भी पूर्वज लगते हैं, दोनों के पूर्वज हैं। तो गांव में होता है ना कि पति पत्नी बतिया रहे हैं तो ससुर जो है चले जाते हैं, नहीं देखते उधर। यहाँ जब निमि ऋषि देखते हैं कि हमारे खानदान का लड़का हमारे खानदान की लड़की प्यार भरी दृष्टि से देख रहे एक दूसरे को, तो खुद ही सकुचाकर भाग जाते हैं। अब पलक छोड़कर जब चले गए निमि, तो चला है तो चला है, पूछा है गिराए कौन उसको, पलक को। तो मानो सकुची निमि तजो दीर्घंचल, ये कविता है, दिस इज द पोएट्री। तो हर जगह पोएट्री नहीं होती, हर जगह पोएट्री नहीं, ऐसे हर आदमी पोएट नहीं होता है? एक उदाहरण और दे देता हूं फिर खत्म। फारसी के बहुत बड़े शायर थे हाफिज, हाफिज बहुत बड़े शायर थे। फिरदौसी भी बहुत बड़े शायर थे। तैमूर लंग के जमाने में थे दोनों। फिरदौसी को बड़ा पसंद करते थे तैमूर, तैमूर पसंद करता था फिरदौसी को, क्योंकि वो वीर रस का काव्य लिखा है उसने, ऐतिहासिक काव्य लिखे हैं उसने, ईरान की पूरी हिस्ट्री लिख दी है, इसलिए बड़ा पसंद था उनको। क्योंकि मार काट यही सब पसंद था उसको, तो कत्ल गारत खून खराबा, या तैमूर को यही पसंद था। तो ऐसी शायरी पसंद थी उसको, ऐसी कविता पसंद थी। हाफिज तो प्रेम का कवि था, तो हाफिज उसको पसंद नहीं था। लेकिन लोगों ने कहा भाई हाफिज से कभी मिलिए, बड़ा शायर है फारसी का, कभी मिलिए। तो कहा अच्छा ठीक है मिल लेंगे। तो एक बार बुलाया हाफिज को। तो हाफिज का एक शेर है जो बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर, फारसी में शेर है। तो बाहर हाफिज फटे चितरे कपड़े हाफिज पहने हुए अपना आ गए तैमूर के पास। तो तैमूर ने पूछा वही शेर, शेर पढ़ा और पूछा कि क्या तुम्हारा शेर है? शेर सुन लीजिए फारसी में। अगर तुर्क शिराजी बदस्तारत दिले मारा, बखाले हिंदुअश बख्शम समरकंदो बुखारा रा। क्या ये तुम्हारा ही शेर है? जी। शेर का पहले मतलब समझ जाइए। आशिक कह रहा है माशूक से कि अगर तुम मेरे मोहब्बत को एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो, मेरा प्रेम, मैं बहुत डिटेल नहीं बताऊंगा, बहुत बड़ी व्याख्या है इसकी, आधा घंटा लग जाएगा। संक्षेप में कहा अगर तुम मेरे प्यार को कबूल कर लो तो तुम्हारा जो एक काला तिल है ना, काले रंग का तिल, इस पर मैं 2 स्टेट समरकंद और बुखारा जो है न्यौछावर कर दूंगा। अगर तुर्क शिराजी बदस्तारत दिले मारा, मेरा दिल अगर तुम अपने हाथ में ले ले वो, तो बखाले हिंदुवश, काले रंग का खाल मतलब तिल, बखाले हिंदुवश बख्शम समरकंदो बुखारा रा। तैमूर इस 20 समरकंद बुखारा जीत चुका था और उसके 20,000 सैनिक मारे गए थे। तो तैमूर ने कहा कि जिस समरकंद और बुखारा को जीतने के लिए 20,000 सैनिक हमने कुर्बान कर दिए, उसको तुम एक छोटे से तिल के बदले दे दोगे? कहा जी।
क्योंकि मैं कवि हूं, आप बादशाह हैं। धन्यवाद।